हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम इस वीडियो में पूरा क्लाइमेटोलॉजी कवर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी की ये जो भी 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में, इंसुलेशन के बारे में, प्रेशर के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में एंड वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, वो सब हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, जो कि है द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। Can a person live without air? We eat food 2 to 3 times a day and drink water most frequently, but breathe every few seconds. Air is essential to the survival of all organisms. Some organisms, like human, may survive for some time without food, water, but can't survive without air. Okay. That shows the reason why we should understand the atmosphere in greater detail. Atmosphere is a mixture of different gases and it involves the earth around. It contains life-giving gases like oxygen for human and animal and carbon dioxide for plants. Air is an integral part of the earth's mass, and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the earth's surface. The air is colorless, odorless and can be felt only when it blows as wind. सो इस चैप्टर में सबसे पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कैसे एयर की इम्पोर्टेंस हमारे सर्वाइवल के लिए, कि ह्यूमन बीइंग फूड और वाटर के बिना 1-2 दिन को सर्वाइव कर सकता है, बट बिना ऑक्सीजन, बिना एयर के वो नहीं सर्वाइव कर सकता। ओके। एंड फिर बताया गया कि एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो हम लोग ने जैसे बचपन से पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से और हार्मफुल गैसेस से, और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट होती है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होती है। एंड इट ओके 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। सो जो भी उसका एटमॉस्फेयर का 99% मास है वो 32 किलोमीटर्स तक में ही कन्फाइंड है। ओके। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। सो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 3 चीज़ें होती है। क्या क्या? गैसेस होती है, वाटर वेपर होता है, प्लस डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके। Table 8.1 shows in detail of various gases in the air, particularly in the lower atmosphere. The proportion of gases exchanged in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 km. Similarly, carbon dioxide and water vapor are found only up to 90 km from the surface of the earth. So जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हो रखा है। जैसे कि द गैसेस चेंज हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मतलब एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है, मतलब प्रेजेंट हो ना हो एक ही बात है। ओके। बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे 90 किलोमीटर्स की रेंज में ही मोस्टली प्रेजेंट है। ओके। सो ऐसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग गैसेस के अलग अलग लेयर है और अलग अलग डिस्टेंस है जहाँ तक वो प्रेजेंट है। ओके। सो यहाँ पे हम देखा एक PYQ हो चुका है ये वहाँ पे से, तो आप इस पर ज़रूर इस टेबल पे ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन, बट उसके बाद जो बच्चे लगाते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गलत आंसर है। उससे पहले 3rd नंबर पर आता है आर्गन। तो ये आप भी ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा तो हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि है 78.08%, फिर है ऑक्सीजन जो है 20.95%, देन आर्गन दैट इज 0.93%, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। उसके बाद नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और हाइड्रोजन। बट ये 4 आप फर्स्ट 4 याद रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके। स्टार्टिंग विद द गैसेस, सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मीटरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस एंड इट इज transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing solar radiation. ओके। सो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले डिस्कस करना चालू किया। तो ये जो पैराग्राफ लाइन है उसमें क्या समझाया है
कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों गैस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जैसे ये हो गया हमारा अर्थ, ओके, और ये हो गया यहाँ पर हमारा सन। तो ये सन से जो भी रेडिएशंस आते हैं, और ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट, और ये मैं बना देती हूँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके। तो जो भी हमारे ये हो गए CO2, तो जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे पास आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको अंदर आने देंगे, मतलब उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है। पर जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ से निकलने की कोशिश करती है उसके लिए वो ओपेक है। तो ये जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशंस है उसके लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक है। तो कहने का क्या मतलब है कि CO2 जो प्रेजेंट है वो क्या करता है कि CO2 जो प्रेजेंट है तो अर्थ पे सन के थ्रू हीटिंग होती है। तो हीटिंग के टाइम पे शॉर्ट वेव रेडिएशन निकलती है जिसके थ्रू अर्थ की हीटिंग होती है। तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसको तो हमारा CO2 आने देता है, एंटर करने देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। बट जो इसकी वजह से जो हीटिंग हुई अर्थ पे और उसकी वजह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकली उसको नहीं एग्जिट करने देता है। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और इसी की वजह से जो हमारा अर्थ पे है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है और इसकी वजह से ही सर्वाइवल पॉसिबल है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन भी बाहर चली जाती है, इसके लिए भी अगर ये CO2 ट्रांसपेरेंट होता है तब तो यहाँ पे बहुत जितनी वेव्स आ रही है वो सब बाहर चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाता है, राइट। तो ये सर्वाइवल करना फिर पॉसिबल ही नहीं होता। नाउ इट अब्सॉर्ब्स अ पार्ट of terrestrial radiation and reflects back some of it towards the earth's surface. तो ये अर्थ it is largely responsible for the greenhouse gas effect. तो ये क्या करती है कि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आती है उसको अब्जॉर्ब करती है और जो भी रिफ्लेक्ट बैक कर देती है जो भी अर्थ के सरफेस पे आ रही है, और इसी की वजह से इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। The volume of other gas is constant, but the volume of carbon dioxide has been increasing in the past few decades, mainly because of the burning of fossil fuel. This has also increased the temperature of the air. Ozone is another important component of atmosphere, found between 10 to 50 kilometers. फिर हम अब बात कर रहे हैं जिस गैस के बारे में, वो हो गया ओजोन। तो यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट करके, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, अब हम ओजोन की बात करते हैं। ओजोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि 10 to 50 किलोमीटर में प्रेजेंट होता है एंड एक्ट एज अ फिल्टर एंड अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको ये अब्सॉर्ब करता है और उसको हमारे अर्थ के सरफेस पे नहीं आने देता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फियर है, अभी इस चैप्टर में आएगा आगे, स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ओजोन की प्रेजेंस है और ओजोन एज अ ब्लैंकेट एक्ट करता है और इसकी वजह से जो भी यूवी रेज है हार्मफुल वो नहीं पेनिट्रेट कर पाते अर्थ पे, और इसकी वजह से कोई हार्म नहीं होता। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। सो वाटर वेपर भी एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस क्या है, मतलब कि वाटर वेपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सीजन और क्लाइमेट। जैसे कि अभी मानसून का टाइम है तो वाटर वेपर हमारे बढ़ जाएंगे, फिर समर के टाइम पे ज़्यादा इवापोरेशन होगा, उसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, इसकी वजह से तब वेपर जो है वो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसको वेरिएबल गैस कहा कि ये डिपेंड करता है टाइम पे, सन की इंसुलेशन पे और ये सब फैक्टर्स पे, इसलिए वेरिएबल गैस है। In the warm and wet tropics, it may accounts for 4% of the air by volume, while in the dry and cold air of deserts and polar region, it may be less than 1% of the air. So जैसे कि हो गए हमारे ट्रॉपिक्स वाले रीजन हो गए, वहाँ पे ये 4% तक हो सकता है, और जो कोल्ड रीजन हो गए जैसे कि हो गया डेजर्ट एंड कोल्ड एरियाज, ड्राई एरियाज, सो वहाँ पे वो लेस देन 1% भी हो सकता है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये तो सिमिलरली हमें पता ही चल रहा है कि अगर जैसे सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, राइट,
ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक एंड एंटार्कटिक। हमारा सन की जो रेट्स है वो यहाँ तक जाती है स्ट्रेट में, राइट, और इसके बाद यहाँ पे जो जाती है वो स्लैंटिंग जाती है। इसकी वजह से जहाँ पे जा रही है स्ट्रेट में, वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन होगा, ज़्यादा इंसुलेशन होने की वजह से ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, इसकी वजह से ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा कंपेयर टू पोलर रीजन जहाँ पे कम वेपर्स बनेंगे। इसकी वजह से ये डिफरेंस है। It also absorbs parts of insulation from the sun and preserves the earth's radiated heat. It thus acts like a blanket, allowing the earth neither to become too cold too hot. Water vapor has also contributed to the stability and instability in the air. So ये water vapor हमारा एक ब्लैंकेट की तरह भी एक्ट करता है ताकि हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो जाए, और ये इसकी वजह से स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी मतलब कि नो रेनफॉल कंडीशन को हम मेजरली स्टेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं, नो रेनफॉल, और इंस्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल कंडीशन। जब वाटर वेपर इंक्रीज हो जाएगा जब अपर एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, उसी क्लाउड के फॉर्मेशन की वजह से रेन होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर वेपर हमारा स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी दोनों लाता है। नेक्स्ट इज द डस्ट पार्टिकल। द एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप small solid particles which may originate from the different source and include sea salts, fine soils, smoke, soot, ashes, pollen, dust and disintegrated particles of meteors. Dust particles are generally concentrated in the lower earth of the atmosphere, yet conventional air current may transport them to the greater height. The higher concentration of the dust particle is found in subtropical and temperate region due to dry winds in comparison to the equatorial and the polar region। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं भी समझाती हूँ वैसे। Dry and salt particles act as a hygroscopic nuclei around which the water vapor condense to produce clouds। ओके, तो अब डस्ट पार्टिकल की बात किया जाए तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके पास कैपेसिटी है कि वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को होल्ड कर सके। और ये स्मॉल पार्टिकल्स कैसे ओरिजिनेट करते हैं, या तो वो सी से होते हैं, जैसे सी में वाटर इवापोरेट किया तो सॉल्ट बच गया, वो एक डस्ट पार्टिकल है, या फाइन सॉइल हो गया, या फिर सूट हो गए, एशेस हो गए, पोलन हो गए, ये सब हमारे डस्ट पार्टिकल हो गए। हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो जनरली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेटर हाइट। तो जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ की जो लोअर लेयर्स होते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू कन्वेक्शन ये अपर हाइट में भी जा सकते हैं, बट मोस्टली अगर पूछे कि कहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है डस्ट पार्टिकल्स का, तो आप बोलोगे लोअर एटमॉस्फेयर में। ओके, देन द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ओके, ये हमारा टेम्परेट रीजन हो गया। जो हमारा टेम्परेट रीजन है वहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट का डस्ट पार्टिकल मिलेगा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे टेम्परेट रीजन में ही डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, वहाँ पे हाई प्रेशर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, और जिसकी वजह से वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलेगा। देन हाइड्रोस्कोपिक जो डस्ट है या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स है उसको हाइड्रोस्कोपिक बोला गया है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्टिकल जो अपने पास वाटर को एक एक्यूमुलेट करे, जो अपने आप पास, जैसे सपोज ये डस्ट है, इसके पास अपने आप वाटर आगे स्टिक हो जाएगा, और जो ये वाटर वेपर जब स्टिक हो जाएंगे तो इनकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से हमें एक डस्ट पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल चाहिए होता है क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेराइंग density and at temperature. The density is the highest near the surface of the earth and decreases with altitude. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी चेंज करती है, और हमारे जो सरफेस के पास वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, और हाइट के साथ साथ हमारी उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 different layers depending upon the temperature condition. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. So ये जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात किया जाए
तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो डेंसिटी है उसकी वो कहाँ पे ज़्यादा है, नियर द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ के पास ज़्यादा उसकी डेंसिटी है कंपैरेटिवली। जब हायर रीजन में जाता है तो उसकी डेंसिटी ख़त्म हो जाती है। फिर हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। कैसे, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। First, we are going to talk about the troposphere. The troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 km and extends roughly to a height of 8 km near the pole and about 18 km at the equator. So, अब troposphere की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये हाइट का डिफरेंस का भी आपको क्लियर करूँगी और ट्रोपोस्फियर। तो जो हमने अर्थ बनाई उसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई हमारे पास ट्रोपोस्फियर आ गई। ओके, अब उसकी जो हाइट है वो एवरेज 13 किलोमीटर है, बट जो इक्वेटर है वहाँ पे उसकी हाइट हो जाएगी 18 किलोमीटर तक, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे उसकी हाइट हो जाएगी 8 किलोमीटर तक और एवरेज आ जाएगी 13 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि हमने पता है कि अर्थ, हमारा जो सन है वो इक्वेटर पे प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है इधर, इसकी वजह से ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, और इसकी वजह से, इस लो प्रेशर की वजह से जो गैसेस है वो हायर रीजन तक मूव होंगी, अपलिफ्ट होंगी। कंपैरेटिवली यहाँ पे कम रेडिएशन आता है पोल रीजन में, इसकी वजह से जो गैस है या वाटर वेपर है वो कम हाइट तक राइज करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे 8 किलोमीटर्स का और इधर 18 किलोमीटर्स का, और ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अगर बोले शो करने को तो ऐसे बनेगा। ओके, the thickness of the troposphere is greater at the equator because heat is transported to great height by strong convectional current. This layer contains dust particles and water vapor. All changes in the climate and weather takes place in this layer. So ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें जो भी क्लाइमेट या वेदर के फिनोमिना होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। फिर द टेम्परेचर इन दिस रीजन decreases with a 1 degree at every 165 meter of height. This is the most important layer for the biological activity. Okay, और ये जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरेज 6.5 किलोमीटर इज नोन एज लैप्स रेट। ओके, सो हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखा कैसे उसका हाइट में डिफरेंस है, फिर वो वाटर वेपर्स इसमें प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होती है, और जो भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं क्लाइमेट से, वेदर से, वो इसमें होते हैं। प्लस हमने देखा कि ये 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर राइज करता है विथ एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। देन ओके, अभी बचा है द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। तो जो लेयर हमारे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। द एयर टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 ओवर द पोल। तो ये ट्रोपोपॉज के टेम्परेचर डिफरेंस है। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। तो जो हमारा टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज में वो कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर. Stratosphere is found above the tropopause and extend up to a height of 50 किलोमीटर। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास आ गया ट्रोपोपॉज जिसका एवरेज हमने देखा कि 18 किलोमीटर हाइट है, सॉरी 13 किलोमीटर एवरेज है एंड 18 एट द इक्वेटर। फिर आया हमारा ट्रोपोपॉज जहाँ पे टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट होता है, प्लस इसमें ये एक ऐसा लेयर है जो ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करता है। फिर हमने देखा स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जिसकी हाइट होगी 50 किलोमीटर्स के अराउंड। द स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। हमारा जो ओजोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर में। दिस लेयर अब्सॉर्ब्स UV रेडिएशंस एंड शील्ड life on the earth from intense and harmful form of energy। So यहाँ पे हमारा ओजोन प्रेजेंट होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, प्लस इंटेंस या हार्मफुल फॉर्म ऑफ कोई भी एनर्जी हो उससे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेसोस्फियर।
which lies above the stratosphere and which extend up to an height of 80 kilometers. So हमने क्या देखा कि 13 हम लोग एवरेज ले रहे हैं ट्रोपोस्फियर का. ट्रोपोस्फियर हमारा कहाँ तक मिल गया हमें 13 किलोमीटर तक. फिर ट्रोपोपॉज मिला जो कि जिस तरह कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. देन वी गॉट द स्ट्रेटोस्फियर which is around 50 kilometers. Now we are going to talk about the mesosphere which is about 80 kilometers. In this layer once again the temperature start decreasing with increase in height. Okay, one more important feature about this stratosphere is कि यहाँ पे temperature increase करता है with इंक्रीज इन हाइट, जबकि हमने इससे पहले अभी ट्रोपोस्फियर में देखा था कि एवरी विद द इंक्रीज ऑफ एवरी 6.5 किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप करता है. बट यहाँ पे इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज यहाँ पे ओजोन के प्रेजेंस है. ओजोन लेयर की वजह से हीट ये अब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई है. फिर मेसोस्फीयर की बात किया जाए तो वापस से नॉर्मल जो फिनोमिना था कि हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो होने लगता है. एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर -100 तक पहुँच जाता है एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज. जैसे ट्रोपोस्फियर था वैसे इसमें मेसोपॉज है. द आयोनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 40 किलोमीटर to 400 किलोमीटर above the mesopause. It contains electrically charged particles known as ions, and hence it is known as the ionosphere. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. The temperature here start increasing with height. The uppermost layer of the atmosphere above the ionosphere is known as the exosphere, and this is the highest layer, but it is very little is known about this. So हमारा जो आयनोस्फीयर है वहाँ पे हमने देखा कि आयन की प्रेजेंस है. आयन्स और इधर ही हमारे रेडियो वेव्स के भी जनरेट होते हैं वेव्स. उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर है हमारा एक्सोस्फीयर जो कि हाईएस्ट लेयर है और उसके बारे में हमें बहुत कम पता है. Whether the content are there, these are extremely rarefied in this layer and it gradually merges with the outer space. Although all layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layers of the atmosphere. Now, the elements of the weather and climate. The main element of atmosphere which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure, wind, humidity, cloud and precipitation, and these elements have been discussed and dealt in detail with the chapter 9, 10 and 11. So let's go और देखते हैं ये सारे components के बारे में भी. Now in the chapter 9 we are going to study about the solar radiation, heat balance and temperature. Okay, it is also a fairly good chapter. Now let's start. Do you feel air around you? Do you know that we live at the bottom of the huge pile of air? We inhale and exhale, but we feel the air when it is in motion. So हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हमने अभी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा तो हमने देखा जो अर्थ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहे हैं उनके ऊपर कौन कौन सी लेयर है. एक तो ट्रोपोस्फियर हो गई, फिर ट्रोपोपॉज की भी एक लेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर की एक लेयर है, फिर मेसोस्फियर की एक लेयर है, फिर आयोनोस्फियर की एक लेयर है एंड लास्टली एक्सोस्फियर की भी एक लेयर है. तो इतने सारे एटमॉस्फेयर की लेयर के नीचे हम ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं. और वी इनहेल एंड एक्सहेल बट वी फील, हम एयर को इनहेल भी कर रहे हैं एक्सहेल भी कर रहे हैं, पर कब फील कर पाते हैं जब वो मोशन में होती है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फैक्ट दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑल अराउंड. दिस एनवेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर which is composed of numerous gases. These gases support life over the earth's surface. The earth receives almost half of its energy from the sun. तो जो भी अर्थ पे एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? सन से. The earth is in turn radiate back to space the energy received from the sun. तो अर्थ हमारा क्या करता है, कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है जो भी सन से आ रही है और जो बाकी की एनर्जी होती है उसको रेडिएट कर देता है. As a result, the earth neither warm up nor does it cool over a period of time. Thus, the amount of heat received by different parts of the earth is not same. So, इसलिए हमारा जो भी हीट रिसीव करते हैं हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे वो सेम नहीं है.
This variation causes pressure difference in the atmosphere. This leads to transfer of heat from one region to another by wind. This chapter explains the process of heating, cooling of the atmosphere and resultant temperature distribution over the Earth's surface. So ओके सो हमारा देखा हमने कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ज़्यादा सोलर रेडिएशन आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपैरेटिवली हाई और लो प्रेशर बनेगा, ज़्यादा इंटेंस बनेगा कंपेयर टू जो हमारा पोलर रीजन है जहाँ पे कम सोलर रेडिएशन आती है। अब इन्हीं की वजह से ये अगर लो प्रेशर बनेगा तो ऊपर वाला क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और इसी की वजह से हमारे जो विंड है ये सब के मूवमेंट होते हैं और बाकी के जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सब भी होते हैं। ओके, now talking about the solar radiation, the earth's surface receive most of its energy in short wave radiation wavelength. So जो भी हमने देखा था अभी कि जो भी अर्थ पे एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेवलेंथ में। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म एज इंसोलेशन। तो अर्थ पे जो भी एनर्जी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और इन शॉर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। As the earth is geoid resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth interprets a very small portion of the sun's energy. On an average, the earth receives 1.94 calories per square per minute at the top of an atmosphere. So हमारा अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है, जियोइड मतलब ऐसे चिपटा सा ऊपर से नीचे से, इसकी वजह से उसके पास डिफरेंट वेरिएशन में सनलाइट आती है और इसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेटेट करता है। और अगर एवरेज देखा जाए तो 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर पर मिनट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर हमें सोलर रेडिएशन मिलती है। द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली in a year due to variation in the distance between the earth and the sun. During its revolution around the sun, the earth is the farthest from the sun on 4th July. So हमारा जो earth है वो farthest हमारे sun से कब होता है, on 4th July. This position of the earth is called an aphelion, and on 3rd January the earth is nearest to the sun and this phenomenon is called perihelion. तो हमने देखा कि अर्थ के मूवमेंट पे भी, मोशन पे भी डिपेंड करता है। सो 3rd जुलाई को हमने देखा कि जो सन है वो हमारे अर्थ से फारदेस्ट है, इसलिए हमने इसको बोला एपीहीलियन। और हमने देखा कि 3rd जनवरी को हमारा जो सन है वो क्लोजेस्ट है अपने अर्थ से, इसके लिए हमने इसको पेरीहीलियन भी बोला। Okay. Therefore, the annual insolation received by the Earth on the 3rd January is slightly more than the amount received on 4th January. However, the effect of this variation in solar input is masked by other factors like distribution of land, sea, atmospheric circulation. Hence, this variation in atmosphere input does not have great effect on the daily weather changes on the surface of the Earth. So, ये सब जो changes हो रहे हैं weather में due to insolation, इसमें डिफरेंट वेरिएशन है और ये डिफरेंट वेरिएशन क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस की वजह से है। ओके, नाउ द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन वेरी ड्यूरिंग द डे, इन द सीजन एंड इन अ ईयर। तो जो भी अमाउंट और इंसोलेशन हमें रिसीव हो रही है अर्थ पे वो डिपेंड करती है डे पे, सीजन पे, मंथ पे। The factors that causes variation in insolation are rotation of Earth on its axis, angle of insolation of the sun rays, length of the day, transparency of the atmosphere, configuration of land in term of its aspect. So ये सारे factors हैं जिस पे हमारा insolation डिपेंड करता है। ये important है, इसको भी क्या भी आप याद करिए। ये कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इंसोलेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो हमें पता है कि एक टिल्टेड एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से ऐसा है जब ये इस साइड टिल्ट होगा तो यहाँ पे ज़्यादा सनरेज आएगी, और जैसे कि अगर ये दूर जाएगा तो यहाँ पे कम सनरेज आएगी। इसकी वजह से इंसोलेशन हमारा चेंज हुआ, राइट। फिर द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सनरेज किस इंक्लाइन वेव से आ रही है, या तो यहाँ जो पोल पे आ रही है वो स्लैंट है और जो ट्रॉपिक्स में आ रही है वो डायरेक्ट है।
उसकी वजह से भी इंसोलेशन पे डिफरेंस आएगा। फिर लेंथ ऑफ द डे, अगर सपोज जैसे कि हमने देखा है कि विंटर में या समर में हमारे डेज लॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा इंसोलेशन होगा, ज़्यादा हीटिंग होगा, ज़्यादा देर तक सन रहता है कंपेयर टू विंटर। और फिर लास्ट फैक्टर है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, नॉट लास्ट फैक्टर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना अलाउ कर रहा है सोलर रेडिएशन को आने के लिए। नेक्स्ट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेक्ट, सो और कितना लैंड प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। द फैक्ट दैट द अर्थ's axis makes an angle of 66.5 with plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitude. सो जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो 66.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से इस पर बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से इंसोलेशन पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। नोट द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ द डे एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन सोलिस्टिक्स। ये हमारे सोलिस्टिक का पूरा टेबल दिया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। द सेकेंड फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दिस डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। The higher the latitude, the less is the angle they make with the surface of the earth, resulting in the slant rays. जो जितना भी हायर लैटिट्यूड होगा वो अपने सन से जो उसके ऊपर जो हीट आएगी या इंसोलेशन आएगी वो स्लैंट में आएगी। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज। जो भी एरिया हमारा जो स्लैंट रेज कवर कर रही है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू एरिया जो हमारा वो कवर कर रही है वर्टिकल। सपोज ये हो गया वेट, ये हो गया हमारा सर। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि ज़्यादा हम लोग लंबी लाइन खींच रहे हैं कंपेयर टू ये जो वर्टिकल आ रही है। ये हो गई हमारी स्लैंट रेज और ये हो गई हमारी वर्टिकल रेज। इफ़ मोर एरिया इज कवर्ड, द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज। Moreover, the slant rays are required to pass through the greater depth of atmosphere and resulting in more absorption, scattering and diffusion. इसकी वजह से भी difference आ जाता है। The atmosphere is largely transparent to the short wave radiation. तो हमने देखा था कि हमारा जो short wave radiation है उसमें उसके लिए ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है। The incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the Earth's surface. Within troposphere, water vapor, ozone, and other gases absorb much of the air near infrared radiation. Very small suspended particles in troposphere scatters visible spectrum both to the space and outside the space. तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो शायद थोड़ा सा स्कैटर करते हैं। This process adds colors to the sky. The red color of rising and the settling of sun and the blue color of the cloud are the result of scattering of light within the atmosphere. Now the spatial distribution of insolation at the Earth's surface. The insolation received at the surface varies from 320 watt per meter square in tropics to about 70 watt per meter square in the poles. The maximum insolation is received over tropical desert, whereas where the cloudiness is least. Equator receive comparatively less insolation than the tropics. Generally at the same latitude, the insolation is more over the continent than over the ocean, and in winter the middle and the higher latitude receive less radiation than in summer. तो ये हमारे पूरे इंसोलेशन के बारे में बता दिए कि कैसे इंसोलेशन हमारे अलग अलग वे से रिलीज होती है और कैसे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोग बहुत अलग अलग वे से हीट कर सकते हैं, उसको कूल कर सकते हैं। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर नियर द अर्थ विद इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो हमारा जो अर्थ है जो इंसोलेशन से हीट हो जाता है तो वो अपने एटमॉस्फेरिक लेयर वो अपने आप से
लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करता है ताकि वो अपने आप को कूल कर सके. The air in contact with the land gets heated slowly and the upper layer in contact with the lower layer also heated. This process is called conduction. So जो एयर अर्थ का जो लेयर है या फिर सरफेस है वो हीट हो जाएगा, प्लस जो भी उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जो थोड़ा ऊपर वो भी हीट हो जाएगा. कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. तो कंडक्शन कब होता है? जब दो बॉडी ऑफ इक्वल टेम्परेचर एक दूसरे से कांटेक्ट में हो. There is a flow of energy from the warmer to the cooler body. The transfer of heat continues until the both bodies attain same temperature or contact is broken. So conduction कब होता है? जैसे कि अगर आप एक गैस पे पानी रख के, एक टम्बलर में पानी रख के उबाल रहा, तो जब हीट अपने उस वेसल से कंटेक्ट कर रही है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं. कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग ऑफ द लोअर layer of the atmosphere. The air in the contact with the air earth rises vertically on heating in form of current and further transmits the heat to the atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection. So suppose जैसे हमारा ये अर्थ है, यहाँ पे हीट आई, इसकी वजह से वहाँ पे हीट की वजह से अपने आप को कूल करने के लिए हमारे अर्थ ने रेडिएशन पास ऑन की, रिलीज़ की, और इसकी वजह से जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो भी हीट हो जाएगा और इसको हमने कन्वेक्शन बोला. द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फियर. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन. तो जो हमारे एडवेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से जो भी ट्रांसफ़र होती है हीट, उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्टिकल मूवमेंट. जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द वर्टिकल मूवमेंट. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से हमारा विंड का फॉर्मेशन होता है. इन मिड लेटिट्यूड्स बोथ ऑफ द diurnal variation in daily weather are caused by advection alone. In tropical region, particularly in the North India, during summers, local wind called Lu is the outcome of advection process. So हमारे जो लोकल विंड चलती है लू, वो एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से ही चलती है. Now the terrestrial radiation. The insolation received by the earth is in short wave form and heat up its surface. The earth after being heated itself becomes a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in long forms. So अभी मैंने जैसे आपको समझाया था कि जो हमारी अर्थ है उस पर सन ने हीट भेजी, ये किस फॉर्म में भेजी? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में. ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इधर ध्यान दीजिए. तो जब इस पे एनर्जी भेजी शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो हमारे अर्थ ने अपने आप को कूल करने के लिए लॉन्ग वेव रेडिएशन में से एनर्जी को रिलीज किया. यहीं पे अभी यही लिखा है. द एनर्जी हीट अप्स द एटमॉस्फेयर बिलो. दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है तब हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाएगा. इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं. द लॉन्ग वेव रेडिएशन is absorbed by atmospheric gas, particularly by carbon dioxide and greenhouse gas. So जो हमारा जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो उसको कौन अब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस. अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड में ये एक चीज़ पढ़ी थी. थर्ड द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन. इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली अर्थ के रेडिएशन से हीट हो जाता है. तो अगर आपसे पूछे कोई कि हमारा एटमॉस्फेयर किसकी वजह से हीट होता है, सन की रेडिएशन की वजह से कि अर्थ की रेडिएशन की वजह से, तो मेरे को पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए कैसे अर्थ की कौन सी रेडिएशन है. ऑब्वियसली सन की. बट आंसर गलत होगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आई थी अर्थ की, उससे तो हमारा अर्थ हीट नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे अर्थ ने लॉन्ग वेव रेडिएशन निकाला उसकी वजह से हीटिंग हुई. द एटमॉस्फेयर in turn radiates and transmits the heat to the space. Finally, the amount of heat received from the sun is returned to the space and thereby maintaining a constant temperature at the earth's surface and in the atmosphere. So जो हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आई थी वो हमारे अर्थ ने वापस से ट्रांसफ़र बैक कर दी और इसकी वजह से एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है. नाउ द हीट बजट ऑफ द अर्थ.
planet Earth. Figure 9.2 depicts the heat budget of the planet Earth. The Earth as a whole does not accumulate or loses heat. It maintains its temperature. This may happen only if the amount of heat received in form of insulation equals the amount lost by Earth through the terrestrial radiation. तो जो हमारा अर्थ है वो कोई भी हीट को वो नहीं करता, एक्यूमुलेट नहीं करता या लूज़ नहीं करता, ये एक बैलेंस बना के रखता है. इसलिए जो इतना भी रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आई थी, रेडिएशंस आए थे, उसको वो ट्रेडिशनल बार बार मैं ट्रेडिशनल बोल रही हूँ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में पास कर देते हैं. कंसीडर द इंसुलेशन रिसीव्ड एज 100. तो जो हमने जो भी रिसीव किया अर्थ पे उसको हमने 100 मान लिया. ओके, जो सन से आ रही है. While passing through the atmosphere, some gets absorbed and it's reflected and scattered and absorbed. Only the remaining part reaches the Earth's surface. Roughly 35 units reflected back to the space even before reaching to the Earth's surface. So suppose ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया. ओके, so यहाँ से तो आई 100%, बट जो हमारे एटमॉस्फेयर उससे एंटर करने से पहले ही 35% जो है इनकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ओके, ऑफ दीज 27% are reflected back from the top of the clouds and 2 units from the snow and ice covered in the region. So जो भी हमारे क्लाउड्स प्रेजेंट है इनकी वजह से ये 35 तो हो गया पास. कितना बचा? 75 बचा, राइट. 5 और 89 और 65 बचा, राइट. 65 बचा, जिसमें से हमारे क्लाउड्स हैं वो अराउंड 27% ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, प्लस ये जो भी माउंटेन्स पे स्नोज हैं ये सब है ये 2% ऑब्जॉर्व कर लेते हैं. तो कितना हो गया? 29% हो गया 75% में से ऑब्जॉर्व. द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ. जो भी अर्थ हमारा रिफ्लेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो ऑफ द अर्थ. द रिमेनिंग 65 आर ऑब्जॉर्व बाई 14% यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट्स by the earth surface. जिसका 14% है वो तो अब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर और 51 यूनिट बाई दी अर्थ, और जो 51 यूनिट है वो हमारा ओके जो 35 है वो ये इधर बात की सॉरी जो 14% है उसका, जो 65 यूनिट बचे थे उसका जो 14% है वो तो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो 51% है वो उसको अर्थ. The Earth radiates back 51 units in the form of terrestrial radiation. Of these, 17 are radiated to the space directly, and the remaining 34 are absorbed by the atmosphere. 6 units absorbed directly by the atmosphere, 9 through convection, and 19 through the heat. The 48 absorbed by the atmosphere and 14 are insulated, and 14 from the terrestrial radiation are also radiated back into the space. Thus, the total radiated returning from the earth and the atmosphere is 65 units, which balances the total of 65 received from the sun. This is termed as the heat budget या फिर heat balance of the earth. This explains why the earth neither warms nor cools despite the huge transfer of the heat. Variation, अब ये हमने देख लिया कि कैसे जो हीट हमारे पास आती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन कैसे हमारे माउंटेन्स में अब्जॉर्ब हो जाती है, प्लस एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती है, और कैसे हमारा अर्थ भी रिफ्लेक्ट बैक करता है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो कि है 65%. और उसके साथ साथ इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो ना इधर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ओके variation in net heat budget at the earth surface. As explained earlier, there are variation in the heat amount of radiation received at the earth surface. Some of the earth are surplus radiation balance while the other part has deficit. So जो हमारा अर्थ पे हीट रिसीव होती है वो भी अलग अलग होती है, डिपेंड करती है सरफेस पे. Despite the latitudinal variation in the net radiation balance of the earth, the atmosphere system, the figure shows that there is a surplus of net radiation balance between 40° north and south, and the region near the pole have a deficit. The surplus heat from the tropics is redistributed to polewards, and as a result, the tropics do not get progressively heated up.
up due to accumulation of excess heat, or high latitude it permanently freezes due to excess of deficit. सो जो हमारा हीट है वो लैटिट्यूड में तो हमने देखा कि वेरिएशन है, प्लस हमने देखा कि बहुत सारा ऐसे तो होता है कि हमारा जो हीट है वो बहुत ज़्यादा आता ट्रॉपिक्स पे और बहुत कम आता पोल पे, बट ये जो हीट है ये अपने आप में पास ऑन होके ये पूरा बराबर कर देता है मामला. ओके, नाउ टेम्परेचर द इंटरेक्शन ऑफ द इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस क्रिएट्स heat which is measured in terms of temperature. While the heat represents the molecular movement of the particle comprising a substance, the temperature is the measurement of degree of hotness or coldness. So ये heat क्या represent करता है कि कैसे molecular movement हो रही है surface में, या फिर जो भी object है या फिर जो भी particles है उसके बीच में, जबकि temperature क्या बताता है कि वो कितने डिग्री hot है या कितना उसमें cold है. फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से फैक्टर हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, टेम्परेचर द एयर मास सर्कुलेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स एंड द लोकल एस्पेक्ट्स. सो अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर वेरिएशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं तो आपको ये सारे बताने हैं. सबसे पहले द लैटिट्यूड ना. The temperature of a place depends on insolation received. It has been explained earlier that insolation received according to the latitude, hence the temperature also varies accordingly. So हमारा जो टेम्परेचर हर लैटिट्यूड पे अलग अलग पाते हैं, हीट रिसीव होती है, इसकी वजह से हर लैटिट्यूडनल पे टेम्परेचर का भी वेरिएशन होता है. नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूड. The atmosphere is indirectly heated up by traditional radiation from the below. Therefore, the places near the sea surface record higher temperature than the places at this higher elevation. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है. इसकी वजह से जो सरफेस के सी सरफेस के पास के रीजन है वो जल्दी हीटअप होते हैं, वो ज़्यादा हीटअप होते हैं कंपेयर टू जो ऊपर है या दूर है. इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर आर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट. तो जो हमारा टेम्परेचर है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है with increase in height. The rate of decreasing temperature with height at per normal lapse rate is 6.5 degrees Celsius per 1000 meter. Distance from the sea. Another factor that influences the temperature is the location of the place with respect to sea. Compared to land and sea, gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up fast and cools also fast. Therefore, the variation in the temperature over the sea and the land is less compared to the land. The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea and land breeze, which moderates the temperature of air mass and ocean currents. Like the land and the sea breeze, the passage of air masses also affects the temperature. The places which comes under the influence of warm air mass experience higher temperature, and the places that comes under the influence of cold air mass experience low temperature. Generally, the places located on the coast where the warm ocean current flows record higher temperature than the places located on the coast where the cold ocean current flows. तो जहाँ पे वार्म ओशन करंट हमारा फ्लो करता है वहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा कंपेरेटिव, और जहाँ पे हमारा कोल्ड ओशन करंट फ्लो करता है. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. The global distribution of temperature can be understood by studying the temperature distribution in January and July. The temperature distribution generally shown on the map with the help of isotherm. The isotherms are lines joining the places having equal temperature. तो जो भी एरिया होंगे जिसका आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल. तो जो भी एरिया होंगे जिसका इक्वल टेम्परेचर होगा उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे. In general, the effect of latitude on the temperature is well profound on the map, and isotherms are generally parallel to the latitude. The deviation from this general trend is profound in January and in July, especially in the northern hemisphere. In northern hemisphere, land surface area is much more than the southern hemisphere. Hence, the effect of land mass and the ocean current are well profound. In January, the isotherm deviate to the north over the sea. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सरफेस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स. हमारे जनवरी के टाइम पे जो हमारा आइसोथर्म है वो कहाँ पे डेविएट कर जाता है, नॉर्थ की तरफ, और ओशन
and to the south over the continent. This can be seen in North Atlantic Ocean. The presence of warm currents such as Gulf Stream and North Atlantic Drift make the North Atlantic Ocean warmer and isotherm bend towards the north. Over the land and the temperature decreases sharply and isotherm bends towards the Europe. It is much profound in Siberian plains. ओके मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो अभी हमने देखा था कि हमारा जो लैंड का हीटिंग का टेम्परेचर और जो सी का टेम्परेचर हीटिंग है या टाइम टेकन है वो डिफरेंट है. सो यहाँ पे आप देखोगे कि आइसोथर्म क्या होती है कि एक लाइन जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर हो. सपोज अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो अगर हमारा हमारा जो वाटर है वो हमें पता है कि लेट हीट होगा और जब हमारा लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा. तो जल्दी हीट अप होगा अगर यहाँ पे इनके 0 डिग्री सेल्सियस है तो जल्दी हीट अप हो जाएगा तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा. सिमिलरली ऐसे ही ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द हीटिंग अप ऑफ लैंड एंड ओशन यहाँ पे आइसोथर्म बनाया हुआ है. ओके. द इफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोफाउंड in the southern hemisphere, hence the isotherm are more or less parallel to the latitude and variation in the temperature is more gradual in the northern hemisphere. The isotherm runs parallel to the respect. In July, the isotherm generally run parallel to the latitude. The equatorial ocean records warmer temperature more than 27 and over the land more than 80 is noticed. And the subtropical continent, the region of Asia along the 30-degree north latitude along with the 40-degree north runs the isotherm. So यही है आइसोथर्म के बारे में. The highest range of temperature is more than 60 degrees over the northeastern part of Eurasian continent. This is due to continentality. The least temperature is at 3 degrees Celsius and is found in between 20 degree north and 15 degree north. So with this we have completed first 2 chapters of climatology. Now we have to study about the atmospheric circulation and weather phenomena. बट मैं सोच रही हूँ इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ with some of my notes, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो. So we will continue with this climatology in part 2 in the next video. Hope you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. Thank you.